बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो उस पॉइंट चार्ज का बिहेवियर किस तरह का होता है। अब अगर आप आज के टॉपिक की बात करें, इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे और आप जानते हैं कि आप किसी भी डाइपोल को उसके डाइपोल मोमेंट से पहचानते हैं, जिसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो पी वेक्टर है ये हमेशा डाइपोल के नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ पॉइंट करता है। अब आपने किसी भी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल का बिहेवियर डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो एक तो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इसका मतलब है हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इन दोनों के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आप डाइपोल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि जो डाइपोल है वो स्फेरिकल चार्जेस की शेप में मौजूद है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है डी के इक्वल, स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वक्त राइट साइड पे पॉइंट आउट कर रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो राइट साइड पे डायरेक्टेड है, और जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी ये इस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में ये डाइपोल अलाइंड है उस डायरेक्शन में ये पी वेक्टर जो है वो मौजूद है। ये जो सेंटर में पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मैस है, और सेंटर ऑफ मैस में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अब होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्जेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, वो होती है F = QE। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, लेट्स सपोज उसको आप F कह दें, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड पे है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी राइट साइड पे है। ये अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है तो फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे होगी, लेकिन उस फोर्स की मैग्नीट्यूड उतनी ही होगी जितनी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रही है, क्योंकि ये दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर थी। लेकिन ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से अब आप इसको अगर F कहेंगे तो ये वाली फोर्स -F होगी, या आप यूँ कह सकते हैं राइटवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, और लेफ्टवर्ड फोर्सेस जो है वो नेगेटिव हैं, तो ये F और ये -F। अब जब किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर, किसी भी रिजिड ज्योमेट्री के ऊपर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो एक्चुअली में उसको कपल ऑफ फोर्सेस कहा जाता है, और उन कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से एक टॉर्क जो है वो पैदा होता है। सेम इफेक्ट यहाँ पर भी होगा। जो नेट टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा? टॉर्क ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज। आप इन दोनों चार्जेस का जो टॉर्क्स है उनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो टॉर्क होगा वो होगा F × d/2 sin थीटा। अब d/2 sin थीटा कैसे? कि टॉर्क जब मालूम करना होता है फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म से। मोमेंट आर्म का मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है और जो पिवट पॉइंट है उन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पिवट पॉइंट था, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको मैंने O से रिप्रेजेंट कर दिया। O से लेके चार्ज तक का ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये तो d/2 है। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखें, फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस क्यू पॉइंट में से गुजर रहा है। आपने ये डिस्टेंस मालूम करना है, यानी जिस लाइन के ऊपर पिवट पॉइंट मौजूद है और जिस लाइन के ऊपर फोर्स लग रही है, इन दोनों लाइंस के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के बिल्कुल सामने d/2 sin थीटा ये इसका कंपोनेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, तो इसके सामने ये वाली
जो लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है वो है d/2 साइन थीटा। तो इसका मतलब है जो नेट टॉर्क होगा वो होगा f इंटू d/2 साइन थीटा प्लस f इंटू d/2 साइन थीटा। आप इसको लिख सकते हैं एफ डी साइन थीटा। अब आप f की जगह वैल्यू पुट कर दें q इंटू ई। तो जब आप f की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा q इंटू ई और ये d साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और q को d से मल्टीप्लाई करें तो वो p बन जाता है, तो पी ई साइन थीटा जो है वो बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये डाइपोल का ये वाला एंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और ये वाला जो है ये चार्ज इस साइड पे रोटेट करेगा, ये वाली डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल इस तरह से पड़ा हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं रोटेट करने लग पड़ेगा अपने इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड। अब जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको बाय कन्वेंशन नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए जो टॉर्क होगा आप उसको यूं लिख सकते हैं माइनस पी ई साइन थीटा। अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था टुवर्ड्स राइट, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों के दरमियान जो एंगल था वो था थीटा। जो टॉर्क होता है वो आप राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं, और राइट हैंड रूल का मतलब है कि आप फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं। तो ये फर्स्ट वेक्टर है p जो इस डायरेक्शन में है, सेकंड वेक्टर की जानिब इसको रोटेट करेंगे, तो जब आप राइट हैंड की फिंगर को यूँ रोटेट करेंगे ये थंब जो है वो इनटू द पेज जो है वो पॉइंट आउट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, इनटू द पेज। तो आप इस तरह से टॉर्क मालूम कर सकते हैं, यानी आप टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये है माइनस पी क्रॉस ई, यानी ये इन दोनों की एक क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। अब हम ये देख चुके हैं कि जब डाइपोल किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मौजूद था तो एक्सटर्नल फील्ड ने उसके ऊपर एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा किया। तो आप सबसे पहला एक बाइफर्केशन देखें कि पॉइंट चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो हमेशा लीनियर यानी एक लाइन के ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन डाइपोल के ऊपर वो हमेशा जो है वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है, यानी रोटेशनल इफेक्ट जो है वो पैदा करती है। अब अगर रोटेशनल इफेक्ट पैदा करेगी तो इसका मतलब है जो डाइपोल है उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। ये उसकी इनिशियल ओरिएंटेशन थी, तो कुछ देर के बाद उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है वो पहले एक ओरिएंटेशन में या एक पोजीशन में था, अब जो है वो एक नई पोजीशन या नई ओरिएंटेशन में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप उसकी उस ओरिएंटेशन के साथ क्या चीज़ एसोसिएट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी की कंस्ट्रेंट पोजीशन के साथ यानी मजबूर हालत के साथ, यानी आप उसको फोर्सफुली जब किसी एक नई पोजीशन में ले जाते हैं तो उसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब डाइपोल के ऊपर जो लगने वाला टॉर्क होगा वो मिनिमम होगा उस वक्त जब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आप जानते हैं कि P क्रॉस E बराबर है पी ई साइन थीटा। तो अगर एंगल 0 डिग्रीज़ हो या 180 डिग्रीज़ हो तो उस वक्त टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप जो है पोटेंशियल एनर्जी को जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ जो है वो मालूम की जाती है, यानी एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि आपने इनिशियल पोजीशन को एक रेफरेंस पोजीशन जो है वो कंसिडर कर लेना है और फिर उसकी 0 जो है वो जाउल पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर देनी है। हम भी यहाँ पर यही काम करेंगे। हम ये काम करेंगे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की वो 0 उस वक्त है जब एंगल कितना है 90, यानी एंगल 90 होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड पे डायरेक्टेड है इस तरह से, तो जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यानी आप ये P और E जो है, यानी आप कहेंगे ये वाली जो ओरिएंटेशन है इस ओरिएंटेशन के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में U से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं उसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कह देता हूँ, और वो किसके बराबर जो है वो हम असाइन कर देते हैं 0 के इक्वल। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इस डाइपोल को रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइपोल जो है वो रोटेट कर रहा है। अब ये डाइपोल रोटेट करके एक नई पोजीशन जो है वो अटेन कर लेता है, यहाँ पर आ जाता है।
यहाँ पर ये जो एंगल है आप इसको जो है वो एंगल थीटा कह देते हैं। अब यानी ये एंगल थीटा कितना होगा ये तो डिपेंड करेगा कि पी की वैल्यू कितनी है और ई की वैल्यू कितनी है, यानी ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है इस डाइपोल के ऊपर। तो अब आपने जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये हम जानते हैं वर्क डन वाले टॉपिक से। डेल्टा यू का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ को यू कह दें, जो उस वक्त होगी जब ओरिएंटेशन कितने एंगल पे होगी, थीटा के ऊपर। और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर है उसको आपने 0 जूल असाइन कर चुके हैं। तो यू एफ माइनस यू आई दैट विल बी यू माइनस 0, जिसको आप यू कह देंगे, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो माइनस 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है। टॉर्क को आपने डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, u इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्री टू थीटा। टॉर्क की जगह आप वही वाली वैल्यू जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी माइनस पी ई साइन थीटा प्लेस कर दें डी थीटा। ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी ई साइन थीटा, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, और आप लिमिट्स पुट कर दें, यानी एक दफ़ा जो है वो लिमिट पे 90 डिग्री और एक दफ़ा थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के बराबर है, तो ये बन जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएटेड है एक डाइपोल के साथ। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कहाँ पर इस्तेमाल होती है? माइक्रोवेव की कुकिंग में यूज़ होती है कि माइक्रोवेव में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है। और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वो हर साइकिल में एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, रिवर्स करती है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर मौजूद होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइपोल की शक्ल में होते हैं, यानी इसके अंदर जो ऑक्सीजन है और इसके साथ जो है वो ये 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक डाइपोल की कन्फिग्रेशन जो है वो बनती है, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो यूँ ऊपर की जानिब होता है। अब ये जो डाइपोल की कन्फिग्रेशन है और इसके ऊपर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो इसको क्या करवाएगी? ऑसिलेट करवाएगी। और ऑसिलेट करवाने से जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे? ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद जब ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो बनेंगे दोबारा से, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को जो है वो हीट प्रोवाइड होगी और उनकी वजह से फूड जो है वो इवनली कुक हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में ऑसिलेट करवा के उसकी वजह से आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और आप फूड को कुक करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।